गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे हम लोग जो है जनसत्ता न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, आसान भाषा में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख पा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, उससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाल की यूपी पीसीएस आरओ में, एएसओ में, बीपीएससी का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है या पीडीएफ आपके काम का है ना, तो आप लोग जो है ना वहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज है 18 अक्टूबर। ओके, आज है 18 अक्टूबर 2025। फटाफट टॉपिक को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो स्क्रीन पे नंबर है ना, आप कुछ क्वेरी होगा इंपॉर्टेंट वाला, तब आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टॉपिक है ना, एडिटोरियल पेज का है, जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा है। अभी आपने देखा था कि जो अमेरिका है वो भारत को सब तरीके से, मतलब जितना कोशिश हो सके ना, सारा कोशिश कर रहा है अमेरिका भारत पे दबाव बनाने का। इसके पीछे का दो ही इंटेंशन है। पहला क्या है कि अमेरिका भारत से दो चीज चाहता है। भारत का जो एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसको एक्सेस मिल जाए, और जो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जो मार्केट है भारत का उसका एक्सेस मिल जाए। अमेरिका चाहता है कि जो मशीन के द्वारा, जो फर्टाइल के द्वारा जो ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका करता है, वो भारत के मार्केट में सप्लाई करे। ये इसका इंटेंशन है, इसका अमेरिका का। तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहला जो है, अमेरिका ने शुरुआत में 25% टैरिफ लगाया, ये बोलकर कि अमेरिका के प्रोडक्ट पर भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो 25% लगाया, भारत ने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, भारत माना नहीं, वो अमेरिका के दबाव पे काम नहीं किया। फिर दूसरा बार क्या किया कि जो भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है, ठीक है, उसको लेकर भारत पे क्या बोल रहा है अमेरिका, कि वो जो है ना फंडिंग कर रहा है, वो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है रूस को, तभी जो है इतना दिन तक संघर्ष चल रहा है। तो फिर 25% का लगा दिया, 25% का एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50%। अब अमेरिका क्या बोल रहा है भारत को, कि आप जो है ना, अ, मतलब पूरा जो वर्ल्ड का जो न्यूज़ होता है ना, वहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत जो है हमको बोला है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और भारत ने इस न्यूज़ का पूरी तरह से खंडन किया है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तत्कालीन जो तनाव देखने के मिल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, पहला कारण। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट जो है ना भारत और विश्व पे क्या पड़ेगा, चर्चा कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उसका क्रेडिट भी अमेरिका लेना चाहता है, क्योंकि उनको चाहिए नोबेल प्राइज। तो यही सब चीज़ लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि अमेरिका का और जो भारत का रिलेशन है, उस पर भारत और अमेरिका पे क्या प्रभाव, फिर विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब मेंस के टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा मेरे, कल परसों से, जब से हम लोग जो है ना डिजिटल बोर्ड पे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ना, तो आप जाके देखिएगा, हमने अमेरिका को लेकर और भारत को लेकर जितने भी प्रश्न होते हैं मेंस वाले, सारे को अच्छे से डिस्कस किया जा चुका है। और ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा हमारे वीडियो के कमेंट में, लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फुलफिल करने के बाद आप जो ना ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये देखिए, अमेरिका के द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है, और रूसी जो क्रूड ऑयल आयात भारत जो कर रहा है, और भारत पाक शांति जो प्रक्रिया है को लेकर दबाव बनाने की रणनीति का विश्लेषण करना है, वही जो हम लोग अभी डिस्कस किए। उसका आंसर फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 100 वर्ड में आपका आंसर को तैयार कर दिए हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। 25% का टैरिफ लगाया था, आपको पता ही है, आय को सीमित करने का। वो चाहता है अमेरिका की दक्षिण एशिया में जो है ना उसका प्रभाव बना रहे, इसलिए जो है पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तनाव हुआ था, उसका क्रेडिट लेना चाहता है। तो ये सब आपको विश्लेषण में लिखना है। ठीक है, चलिए। फिर बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के बारे में। कल हम लोग ग्रीन क्रैकर देखे थे,
अब देखेंगे ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी होता क्या है, भारत इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है, पूरा विश्व समुदाय इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है, ग्रीन ऊर्जा का क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी हो गया, फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन एनर्जी में क्या फर्क होता है। ये सब तमाम क्वेश्चन जो ना, या कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, मेंस में, प्रीलिम्स में और आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक न्यूज में रहेगा वो एग्जामिनर मेंस में पूछ लेगा, प्रीलिम्स में पूछ लेगा। अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है तो जो टॉपिक काफी चर्चा में रहता है उसी को लेकर आपसे पूछेगा बोर्ड मेंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ कुछ फैक्ट के बारे में बात कर देते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। अपने पंचामृत जो योजना है, जो संकल्प कह लीजिए, ठीक है, इसमें 5 कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था भारत द्वारा कॉप 26 में। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने किस सम्मेलन में अपनाया था, कॉप 26, याद रखिएगा पहला ये। दूसरा आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना कब शुरू किया गया, 2010 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हाल के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया। और देखिए यहाँ पे जो है ना, भारत का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो कार्बन का जो उत्सर्जन है या इमिशन है उसको 2070 तक क्या करेंगे, शून्य कर देंगे। कब तक, 2070 तक। तो ये भी जो है ना स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया। 3 फैक्ट हो गया। ये आर्टिकल से देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए ना, जो जो हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए पंचामृत के बारे में बात कर दी हम लोग, कॉप 26 के बारे में। पेरिस क्लाइमेट को लेकर पूछता है, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके तहत है ना कि 1.5 जो डिग्री सेल्सियस तक जो है ना उसको सीमित करना है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये तमाम फैक्ट हो गया। अब आइए मेंस का क्वेश्चन कि ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, वो क्या होता है, पहला। दूसरा क्या है कि भारत ने नवीकरणीय, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, के क्षेत्र में पंचामृत हो गया, कुसुम योजना हो गया, कॉप 26 हो गया, 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य जो है, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन जो योजना हो गया, के माध्यम से काफी प्रयास किया है भारत ने। तो इसका क्या प्रगति हुआ, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत का क्या प्रयास है, तो उसमें आप ये सब लिखोगे, पंचामृत, कुसुम योजना, कॉप 26, नेट 70, और भारत से क्या सीख सकता है। क्योंकि अभी न्यूज में इसलिए आ गया ना क्योंकि भारत ने जो लक्ष्य डिसाइड किया था कि 2030 तक हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन भारत ने 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया। तो ये विश्व के सामने एक जो है ना बेंचमार्क हो गया है। तो पूरा विश्व कम्युनिटी जो है ना भारत से क्या सीख, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए ऊर्जा सुरक्षा को सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि जो सुलभ हो, सस्ती हो और सतत ऊर्जा हो, मतलब आपको निरंतर मिलती रहे, सस्ता हो और सुलभ हो, आसानी से पहुंच हो, यही हो गया ऊर्जा सिक्योरिटी। और अभी एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है ट्रेड हुआ है। तो वहां पे आप देखोगे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध के कारण ब्रिटेन ब्रिटेन या नाटो मेंबर जो लोग हैं ना, या यूरोपीय यूनियन कह लीजिए, वहां पे एनर्जी सप्लाई बाधित हो गया, एनर्जी का जो सुरक्षा है वो बाधित हो गया। तो भारत ने उनको तेल सप्लाई किया रशिया से खरीद के, रिफाइन करके। तो भारत ने भी जो है ना एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में जो भारत का प्रयास है, उससे भारत की जो छवि है विश्व के स्तर पे काफी बढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत ने इस दिशा में पंचामृत योजना के बारे में आप चर्चा कर दीजिएगा। 2070 का जो लक्ष्य है भारत का, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुसुम योजना के बारे में चर्चा करेंगे आप, कॉप 26 के बारे में, सूर्य घर योजना के बारे में, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के बारे में, हरित हाइड्रोजन के बारे में। ये तमाम प्रयास किए गए हैं कि भारत जो है ना ग्रीन एनर्जी की दिशा में या ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता प्राप्त करे, ठीक है। अब आइए देखिए बिहार में हो रहा है इलेक्शन, और बिहार काफी चर्चा में है क्योंकि बिहार का जो बाउंड्री है वो नेपाल से साझा करता है, ठीक है। तो बिहार के एग्जाम दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अदर पीसीएस के भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार एकदम सीमा के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे शराब का,
ठीक है, मादक पदार्थ का, धन बल का ज्यादा इस्तेमाल ना हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, इन चीजों पे कड़ी निगरानी रख रही है, ताकि जो चुनाव है वो पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपादित हो सके और सही लोकतंत्र का स्थापित हो सके। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, तो चुनाव आयोग के सामने क्या चैलेंजेस है। बस चैलेंजेस में आप ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, इसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना आपको, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, बीपीएससी एएसओ में क्वेश्चन है, एएसओ में पूछा गया है और यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में, टोटल 22 पार्ट है ना हमारे संविधान में, 12 शेड्यूल है ना, और 395 जो हमारा आर्टिकल है, लेकिन वो 400 प्लस हो गया है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, भाग 15 में जो है ना चुनाव संबंधी प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, हमारे पास समय नहीं होता है इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन दिखा नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको इसलिए दिखाते ताकि आपकी जो विश्वसनीयता है इस चैनल पे वो बना रहे, ताकि आपको थोड़ा सा भी शक ना हो कि हम इस चैनल पे या इस वीडियो पे अ, अच्छा चीज नहीं देख पा रहे हैं आपके एग्जाम रिलेवेंट। तो ये सब चैलेंजेस है, आप याद रखिएगा, बिहार का जो मेंस आप दीजिएगा ना 71 का, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और अदर स्टेट पीसीएस में भी बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बिहार ने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो बाकी राज्यों के लिए क्या है, वो मॉडल के रूप में काम करता है। जैसे कि आपने देखा 50% का जो रिजर्वेशन है पंचायती राज सिस्टम में, वो बिहार पहला राज्य इसको लागू करने वाला। अभी आप देखोगे एसआईआर का जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू किया है, मतदाता जो सूची है उसको अपडेट करने का, ये भी जो है ना बड़े पैमाने पर बिहार में किया गया है। तो अब जो है आगे अन्य राज्यों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने देखा जाति जनगणना, जो कास्ट सेंसस है, वो बिहार में ही जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसकी जो भी परिणाम होंगे उसको अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। तो इस कारण से भी जो ना अदर स्टेट पीसीएस जो है बिहार को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार जो है ना, जो है बैकवर्ड स्टेट में गिना जाता है। इसके पीछे का जो अभी भी जो कारण है ना, योजनाएं तो बन रही है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसको बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार की छवि को खराब कर देता है। हालांकि जो वर्तमान गवर्नमेंट है उन्होंने बेहतर प्रयास किया है, आप एजुकेशन के सेक्टर में देख लो, फिर आप यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में देख लो, अच्छे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अक्टूबर में रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा। कुल मिलाकर अभी आपसे बात की ना कि अमेरिका क्या कर रहा है, भारत पे पूरा दबाव बना रहा है कि भारत जो है अमेरिका की बात मान ले, अमेरिका की शर्तों पे जो है समझौता करे, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। ठीक है, आपको बताते चले यहाँ पे कि ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जगह क्या बोलते चल रहे हैं, भारत मेरा बात मान रहा है और उसने फोन करके हमको बोला है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। तो भारत ने इस बात की जो है ना पूरी तरह से क्या कर दिया है, खंडन कर दिया है कि ये सब निराधार बात है, बेबुनियादे बातें हैं। तो इनकी जो छवि है, जो वर्ल्ड में है इनका छवि, इनकी विश्वसनीयता सब क्या हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं। इनकी बात पे फिर कोई यकीन नहीं करेगा। आने वाले दिनों में जो आर्टिकल जब बनेंगे ना, तो इनको लेकर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सुबह में कुछ और डिसीजन लेते हैं, लेकिन भारी दबाव के कारण इनको अपने जो है ना डिसीजन को चेंज करना पड़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत और इंडियन रिलेशन को लेकर। ये देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा है। अभी जो हाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपका यूपी पीसीएस 2025 वाला, आरओ, एएसओ, बीपीसी का, सब में जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेकर पूछ लिया है। आपको बता दें, किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन का हम लोग डील कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लीजिएगा कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इससे जो है ना भारत की जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके बारे में पता चलता है। आप देखोगे कि भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे 11 महीने का इंपोर्ट कर सकता है भारत इमरजेंसी के समय। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरओ में। ठीक है, और यूके पीसीएस में भी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कि 2024 में दिसंबर में भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। अभी तो 698 बिलियन डॉलर है भारत के पास, उस समय कितना था, 640 बिलियन डॉलर था। यही क्वेश्चन पूछ लेता है, और लोग जो है ना पेपर में ये सब पढ़ते नहीं है,
अनाप शनाप टॉपिक को पढ़ेंगे और उनको लगता है कि पेपर से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए आपको। और हाँ, इसमें और एक चीज याद रखिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना, इसमें कौन कौन सा आइटम जो है ना शामिल होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट, सेकेंड में गोल्ड, थर्ड में SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एक होता है IMF के पास जो भारत का रिजर्व है। ये चारों मिलाकर जो ना भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है, ध्यान रखिएगा। और बार बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया गया है। तो जितने वीडियो बनाए गए हैं ना, हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिएगा, मजा आएगा आपको। आपको लगेगा कि सही चैनल पे हम लोग विजिट किए हैं। अभी देखिए डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस में। क्यों? क्योंकि RBI के जो गवर्नर है वो भी इसको लेकर काफी चिंता जताए हैं। फिर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी बताया है। RBI के जो गवर्नर है, आप लोग कमेंट में बताइए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उनके बारे में आप बताइए कमेंट में। तो इन्होंने बताया ना कि डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा चिंता है भारत के लिए। तो इससे निपटे कैसे, और डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, भारत को इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं, और क्या आम जनता को करना चाहिए, ये सारे एंगल हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए आपको, आपके पास एक कॉल आ रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कॉल में कि हम ये अधिकारी बोल रहे हैं या हम ये जज बोल रहे हैं, और आपके खिलाफ जो है ना हमें कई सबूत मिले हैं जो कि आपत्तिजनक है और आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकते हैं। तो सामने वाला डर जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है। उनको डराया जाता है कि अगर आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो आप पे पुलिस कार्रवाई किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको जेल में रखा जाएगा। तो ये सब होता है डरा धमका कर पैसों को क्या करना, फिर हड़पना, पैसों को क्या करना, ठगना। ये सब जो है ना डिजिटल अरेस्ट के तहत ये गतिविधियां किया जाता है। इसी को लेकर RBI के जो गवर्नर है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने चिंता जाहिर किया है। अभी आपने देखा कि 1.5 करोड़ रुपए की जो है ना अ, ठगी किया गया है एक बुजुर्ग दंपति से। तो ये सब जो है ना न्यूज में आने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपका जो BPC 71 का जो मेंस होगा उसको ध्यान में रखिएगा। अभी UP PCS का जो मेंस होगा उसको ध्यान में रखिएगा। डिजिटल अरेस्ट से क्वेश्चन आना कंफर्म है, तय है। तो आपको लिखना क्या है, इसमें क्या कंटेंट लिखे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छा नंबर दे दे। तो बस देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कर दिया गया यहाँ पे सिंपल शब्द में, ज़्यादा बड़ा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख दिए ना अपनी भाषा में, तो यकीन मानिए अगर वो 10 मार्क्स के हैं तो आपको 6.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं काटेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट होता है मेंस का आंसर का, उसको ध्यान में रखिएगा। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि उसमें क्या पूछ रहा है। डिजिटल अरेस्ट का डेफिनेशन पूछ रहा है, उसका इम्पैक्ट पूछ रहा है, उसमें RBI गवर्नर के जो क्या कंसर्न है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्या कंसर्न है उसके बारे में पूछ रहा है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के लिखिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे बल्कि अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें जो है ना फर्जी कॉल वगैरह या सरकारी अधिकारी या सरकारी पहचान का जिक्र किया जाता है, ठीक है। अब ये घटना हाल में आपने देखा 1.5 करोड़ का। फिर यहाँ पे फर्जी कॉल्स और एप्स, ये जितने भी डाटा है ना आपको बता रहे हैं, ये सारे डाटा है ना आपके न्यूज़पेपर का, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो, आप देखोगे इकोनॉमिक्स टाइम हो, आप देखोगे यहाँ पे जनसत्ता हो, यहाँ पे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, ये तमाम न्यूज़पेपर का जो है ना डाटा रहता है। तो आप लोग इस पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। कोई भी ऐसा डाटा नहीं यहाँ पर दिया जाएगा जो कि अनऑथेंटिक हो। आप देखोगे संसद टीवी का या PIB का सारे डेटा यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं और इसको वेरीफाई किया जाता है। हो सके तो हमसे गलती भी हो जाए, लेकिन प्रयास रहता है कि 99% जो है ना फैक्ट और डाटा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा, स्पेशली स्टेट PCS के लिए। तो ये सब डिस्कस हो गया। अब थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो लोकेशन है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी अभी दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये चर्चा में आ गया है। तो अफगानिस्तान को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आप ये देखिए ईरान के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, भारत के साथ करता है। देखिए ये लोग जो है ना इंटरनेट पे जो मैप रहता है ना, वो भारत का मैप को सही से नहीं बनाता है। इसको जो है ना पाकिस्तान का पार्ट दिखाता है और इसको चाइना का पार्ट, लेकिन आपको बता दें ये भारत का पार्ट है। ये रहा हमारा भारत का मैप।
सारे कंट्री, ठीक है। ये अपना भारत का मैप है। तो यहाँ पे आपने देख लिया तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्री है ना, अफगानिस्तान के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, सब जान रहा है। अब इजिप्ट न्यूज में आ गया है। क्यों न्यूज में आ गया पता है ना आपको? क्योंकि गाजा को लेकर जो शांति सम्मेलन हुआ है वो किस जगह हुआ, वो मिस्र में हुआ है, और भारत यहाँ पे नहीं गया। लेकिन भारत भारत ने इनको फोन करके भी बातचीत हुआ है कि हम लोग के जो रिश्ते हैं इजिप्ट के साथ वो बेहतर है और प्रगाढ़ होंगे। अगर आप देख लो यहाँ पे, तो इजिप्ट जो है ना इसराइल के साथ सीमा साझा कर रहा है, मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट है ना, आपके साथ साझा किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी डेली जो है यहाँ पे वीडियो एनालिसिस किया जाता है। अगर कुछ क्वेरी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है उस पर कमेंट कीजिए, पीडीएफ कैसा लग रहा है उस पर कमेंट कीजिए। आपको बताते चले ये पीडीएफ के लिए आपको जो ना एक नॉमिनल जो फी है ना 499 का पे करना होगा, और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही हम उसको देखेंगे आपको जो ना ऐड कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, एक ये कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में ऐड करना है या बीबीसी 71 में आपको ऐड करना है, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, उसी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, अभी फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो अच्छे से मनाइए उसको, उसके साथ कोई समझौता नहीं, और पढ़ाई के साथ भी कोई समझौता नहीं। तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, साथ लेकर चलना है। धन्यवाद, ठीक है।